हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रिलेशन फंक्शन का पार्ट वन पढ़ा। पार्ट वन में मैंने आपको कहीं ना कहीं क्लास 11 से टच कराया था कि हम लोगों का सेट्स क्या था। सेट्स में हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, और उसके अंदर हमने रिलेशंस कैसे निकाले थे। देखो बात सुनो, अगर मैं हर क्लास में पिछला रिपीट करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में सिलेबस कर पाऊंगा। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, पार्ट वन में क्या पढ़ा था, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप उसमें जाके पार्ट वन को प्लीज देखिए। अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा पार्ट टू के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यस्टरडे जब मैं कल पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से ये कहा कि सर, रिलेशन फंक्शन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, मतलब मैं इस रिलेशन फंक्शन को कैसे हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, या उसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है या नहीं है। तो मैंने उसको एग्जांपल दिया। अभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आपके साथ भी इस एग्जाम्पल इनको शेयर करूं। तो मैं आज आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे जाएंगे जो हमने पिछला पढ़ा था, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि रियल लाइफ में हमारे रिलेशन फंक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जरा देखते हैं बच्चों, एक बार देखिए। देखिए बच्चों, ठीक है, देखिए जरा क्या है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फ्यूल। कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अरे आप अपनी कार यूज करते हो, बाइक यूज करते हो, उसमें पेट्रोल तो डलता है, सीएनजी डलती है, डीजल डलता है। तो आपकी टैंक जो होता है हमारा, चाहे बाइक पेट्रोल टैंक है या कार का पेट्रोल टैंक है, या उसके अंदर सीएनजी आती है या पेट्रोल आता है या डीजल आता है, डजंट मैटर। जब हम लोग अपनी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं तो हम उस पर कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं। हम उस टैंक में पेट्रोल डलवाने के लिए या गैस डलवाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उतनी तो गैस या पेट्रोल हमें मिलता है। या कभी ऐसा हुआ है कि आपने 100 रुपए दिया, बस पेट्रोल पंप वाला आपसे खुश, टंकी फुल पेट्रोल छलक के बाहर गिर गया? ऐसा तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है एक बार हम देख लेते हैं, आपको पढ़ने से भी समझ आ जाएगा कि वंस यू पुल ओवर टू द गैस स्टेशन द कॉस्ट ऑफ फिलिंग योर कार इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ गैसोलीन पुट इनटू योर कार। आप अपनी कार में अमाउंट के अकॉर्डिंग कितना गैस फिल कराते हो, ये कहीं ना कहीं रिलेशन फंक्शन का एग्जांपल है। क्यों? आप इसमें देख पा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम बात कर रहे हैं कि हमने कितनी तो मनी खर्च करी और उसके अगेंस्ट हमें कितना फ्यूल मिला। तो ये कहीं ना कहीं आपका रिलेशन फंक्शन का ही रियल लाइफ एग्जांपल है। सर दूसरा एग्जांपल, ओला, उबर। आजकल तो छोटी छोटी चीजों के लिए स्टेटस हो गया, स्टेटस ऑफ सिंबल हो गया कि यार बाइक पे नहीं जाएंगे, बस फट देनी सी ओला कैब बुक करी, कार में ठाट से जाएंगे जहां जाएंगे। लेकिन फ्री तो लेके जाता नहीं है, वो भी तो चार्ज करते हैं। भाई हम लोग ओला में जाते हैं, ओला हम लोगों ने बुक करी, तो ऐसा तो है नहीं कि बस कुछ पैसे लेके उसने हमारे नाम कार कर दिए, ऐसा तो नहीं है। वो हमसे एक अमाउंट चार्ज करता है। वो क्या करता है कि आपको अपनी गाड़ी में बिठाता है, आपको जहां भी जाना है आपको छोड़ता है, और आपसे वो पैसे चार्ज करता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ टैक्सी, टैक्सी को टेक करना भी, टैक्सी को लेना भी रिलेशन फंक्शन का ही एग्जांपल है। क्योंकि बेटा जो कार का एस्टिमेशन कॉस्ट होता है, कार का एस्टिमेशन कॉस्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने उनके व्हीकल में कितना समय गुजारा है। अब समय गुजारने का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप जाके उसमें बैठ गए 1 घंटे के लिए और वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है। भाई कौन बैठेगा, क्यों बैठोगे, पागल थोड़ा तो हम है नहीं जो हम फालतू में बैठेंगे। हमने कार बुक करी, मुझे उस कार से कहां जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन से, ये जो बेटा हम वीडियोस बनाते हैं ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम लोग बनाते हैं। एक बार जरा मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, देखो बच्चों, भाई मैंने क्या करा कि मैंने दिल्ली के दिलशाद गार्डन से एक कैब बुक करी। मैंने क्या करा, एक कैब को बुक किया। देखो ड्राइंग पे मत जाना भाई, ठीक है। हाँ, ड्राइंग पे जाने की नहीं रखी है यहाँ पर। हमने एक कैब बुक करी, टायर तो बना ही लो, बेचारी बिना टायर की कैसे जाएगी। और मैंने यहाँ से कहाँ गया, मैं आनंद विहार चला गया। आनंद विहार चला गया, ठीक है। तो दिलशाद गार्डन से आनंद विहार जाने में, दिलशाद गार्डन से आनंद विहार जाने में उस गाड़ी में मैंने कितना समय बिताया, कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर मैं उसको उसका अमाउंट पे करूंगा। तो ये भी रिलेशन फंक्शन का एक रियल लाइफ एग्जांपल ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ आ गया है, ठीक है। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ये मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आपके साथ शेयर क्यों किया, ताकि आपको ना एक क्या होता है कि चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो तोता रट्टू नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना तोता रट्टू हम लोगों को, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है।
अरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग्स हैं जो आपको रटवाने में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लेकिन आपको जरूरी क्या है? आपको जरूरी है कि रिलेशन फंक्शन फंडा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम और कैसे हमारे नंबर अच्छे आएंगे। 8 मार्क्स का चैप्टर है, और देखो मैंने पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी यही लिखा था कि 8 नंबर पक्के। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करूं। चलिए, मैं समझता हूं इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। चलिए देखिए, आज का टॉपिक क्या है बच्चे? आज का हमारे पास टॉपिक क्या है, हम देखते हैं। आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैंने आपसे लास्ट टाइम बोला था कि सारा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्वालिटी एजुकेशन होगी, क्योंकि क्लास का स्टार्टिंग में ही कहा था थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, टुकड़ों में पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। अब जैसे ही मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ही उन्होंने देखा होगा ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, आज उनकी आंखें बड़ी हो गई होंगी, चलो भाई साहिल सर, आज उम्मीद जाग गई, आज जाग गई उम्मीद, आज सर पढ़ाएंगे। ये समझ ही नहीं आया था रिफ्लेक्सिव क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि एक चीज मेरी आप समझेंगे पहले, कि बेटा जब क्लास 12th में हम आ गए और हमारे जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन पे। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैथ्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इक्विवेलेंस आने से पहले आपको 3 बात मेरे साथ समझनी पड़ेगी, वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। अब मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव। लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए, मैं मात्र 2 मिनट भी नहीं लूंगा, 2 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और कैसे हम आज कनेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों, एक बार देखिए, देखिए देखो, आज टॉपिक को समझने से पहले कि रिलेशन फंक्शन क्या है, या सिमेट्रिक क्या है, या रिफ्लेक्सिव क्या है, एक बार हम चीज समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। इन्होंने क्या कहा, बेटा होता क्या था अभी तक कि हमारे पास 2 सेट्स होते थे और 2 सेट्स के बीच में हम उनके पॉसिबल ऑर्डर्स निकालते थे। क्या निकालते थे? हम निकालते थे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे, हाँ या ना, 2 सेट्स की हेल्प से। अरे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या मतलब है? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस बी। देखो जैसे कि मैं आपको यहां दिखा देता हूं एक बार, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 सेट्स के बीच में। भाई 1 जो है वो 4 से रिलेट कर सकता है, 1 5 से रिलेट कर सकता है, 1 6 से रिलेट कर सकता है। ऐसे ही 2 4 से रिलेट कर सकता है, 2 5 से, 2 6 से। ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं मैं 2 सेट्स के बीच में, ठीक है। फिर मैं आगे टॉपिक पे भी आ रहा हूं। फिर 3 4 से कनेक्टेड है, 3 5 से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं 3 6 से भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपसे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर की मैं बात कर रहा हूं, तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बेटा क्या बन गए? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन गए 1,4, 1,5, 1,6। ऐसे करते 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 करते, क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं तो मैं सारे एलिमेंट्स आज नहीं लिख रहा हूं। ऐसे करते करते हमारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे? 3 4, 3 5 एंड बेटा 3 6। आई होप बात समझ आ गई। मेरे को इतना लगता है समझ आ गया, ताकि मुझे आज का कॉन्सेप्ट समझाने में आसानी हो। कि जब 2 सेट्स हमारे पास होते हैं तो 2 सेट्स की मदद से हम लोग उनके बीच में पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वहीं से हमारा रिलेशन निकल के आएगा, वहीं से रिलेशन निकल के आएगा। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। रिलेशन इज अ सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी। आई होप इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें ऐसे कुछ लिखने वाली बात है नहीं। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम, अब मेरी बात समझना बेटा ध्यान से, मेरी ध्यान से बात समझना। जब हम 2 सेट्स के बीच में, जब हम 2 सेट्स के बीच में मैपिंग करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें क्या मिलता है? देखो जरा एक बार, जब हम 2 सेट्स के बीच में बेटा एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, तो वो क्या होता है बेटा? वो होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। सेट ए का सेट बी के साथ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, उनका हमें को एक सेट मिल जाता है। नहीं समझ आया? इसी कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं कि है दरअसल क्या, इसी बात को दोबारा समझते हैं।
मैंने कहा कि चलिए मैं मान के चलता हूं कि मेरे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं मान के चलता हूं, और मैंने आपको जानबूझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की एक रिलेशन भी डाल दिया। आप देख पा रहे हो ना, एक रिलेशन भी मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है। वो कह रहा है कि अगेन हमारे पास दो सेट्स है, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो अब मैं आपको मैपिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक रिलेशन बनाते हैं। मैपिंग करना तो आपने सीख ही लिया, ये तो आसान काम है। अब मैं आपको इसमें एक रिलेशन बनाना सिखाता हूं, कैसे करते हैं। वो कह रहा है कि R1 एक रिलेशन है, मतलब कि ए का बी के साथ रिलेशन क्रिएट करना है। किस तरीके से कि यहां पर इसने बोला कि ए और बी दो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, ए और बी दो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ध्यान रखना बेटा, ए जो है ए यहां से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो यहां से बिलोंग कर रहा है। बात समझ आ गई? ए एलिमेंट ये है, बी एलिमेंट्स ये है। वो कह रहा है कि हमारा जो बी एलिमेंट है, हमारा जो बी है वो a+3 होना चाहिए, वो a+3 होना चाहिए। मैंने कहा कि क्लास 9th और 10th में ऐसे बॉक्स बहुत बनाए हैं, एक बार समझाने के लिए बना दिया है मैंने, जरूरी नहीं है बनाना एग्जाम में, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इन चीजों को ड्रॉ कर रहा हूं। एक मिनट जरा, ठीक है, देखिए मैं अभी बोल रहा हूं ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। अब उसने ये बोला कि जो हमारा बी है वो कैसे आएगा, वो a+3 आएगा, a+3 होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या रखने का ऑप्शन है मेरे पास, 2। तो अगर मैं a की जगह 2 रख लेता हूं तो b कितना आएगा बच्चे, b आ गया 5, b आ गया 5। a को 2 रखने पर b आ गया 5। ऐसे ही अगला केस, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस। अब मेरे पास अगला ऑप्शन क्या है, मैंने पहले 2 रखा तो आंसर आ गया मेरा 5। अब मेरे पास ऑप्शन है 4, कि अगर मैंने a को 4 रख लिया, और ऑप्शन क्या है, a+3 होना चाहिए, तो 4+3 कितना हो गया, 4+3 हो गया 7। तो जब मैंने यहां पर 4 रखा तो 7 आ गया। ऐसे ही, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, अगर मैं a की जगह 6 रखता हूं, a की जगह 6 रखता हूं और मैं इस वाले एप्लीकेशन को यूज करता हूं, तो 6+3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये हमने दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया है, दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया है। क्योंकि देखो, अब अगर मैं इसको मैप करता हूं बेटा, देखो अगर मैं इसको मैप करता हूं तो इस बात को समझते हैं। जब 2 था तो ये 5 से कनेक्ट हो रहा है, 4 7 से कनेक्ट हो रहा है और 6 9 से कनेक्ट हो रहा है। बात समझ आ गई? तो ये हमने क्या किया, ये हमने दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन को क्रिएट किया। तो मैं समझता हूं कि जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें आपको सेट समझ आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया। अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेशन में हमें लिख दिया करिए, ताकि हमें पता चले कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम उस पर दोबारा से वीडियो क्रिएट कर दें, ठीक है, उसको चीजों को ठीक कर दें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के टॉपिक पे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के बड़े ही अच्छे से सुंदर से टॉपिक पर, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको, सुंदर सुशील सुयोग्य टॉपिक, ठीक है। चलिए देखो बेटा, एक बात समझ लेना, एग्जाम्स के लिए समझ लेना एक बात, आपके एमसीक्यूज में आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि रिलेशन क्या होता है। बेटा रिलेशन इज अ सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, रिलेशन इज अ सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने दो सेट्स, मान लो सपोज करो बेटा मुझे एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है एक्स वाई जेड करके, यहाँ पर ए बी सी करके एलिमेंट है, और हमसे कहा गया कि आपको इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो मुझे ये पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं, मतलब ए और बी के बीच में मैं कितने रिलेशन क्रिएट कर सकता हूं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू में एन बी। एन ए का मतलब कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और एन बी का मतलब बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए मेरे पास यही एक रिलेशन है और मैं जानना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा 2 की पावर ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, मल्टीप्लाई बी में कितने एलिमेंट हैं, 3। तो पॉसिबल, तो क्या होगा, टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। ये बात समझ आ गई। एमसीक्यूज में ये और ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट इक्वल होता है, और दूसरा दो सेट्स के बीच में पॉसिबल रिलेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं।
अगर एग्जाम में कहीं पे ये बात ना ऐसे लिखी हुई आ जाए 2 की पावर mn करके आ जाए तो भी घबराना मत, यही बात है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आज अगले टॉपिक पे आते हैं। मैं फटाफट पता टॉपिक क्यों खत्म कर रहा हूं यार, मैंने बेसिक पढ़ा दिया, जो मैं बेसिक समझाना चाहता पढ़ा दिया। अब तो फटाफट से आप लोग मेरे साथ टॉपिक्स को, ये जो थ्योरेटिकली पार्ट है इसे कवर करो ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन की सीरीज पे आए। हमारा इंपॉर्टेंट है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है तो उसको डील करना बहुत जरूरी होता है। बस समझ ही नहीं आता क्वेश्चन लिखा क्या है। बच्चे क्या कहते हैं कई बार एग्जाम्पल में, सर ये सही है क्लास में पढ़ाई साइकिल, पेपर में आ गया बस के बारे में। ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। देखिए बेटा, अब यहां पर एक बात छोटी सी मैं क्लियर करूंगा। मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मेरे बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छी से आती है, मेरे से अच्छी आती है, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी लिख दिया। बेटा क्लास 11th में रेशनल फंक्शन क्या था और क्लास 12th में रेशनल फंक्शन क्या है, इसमें छोटा सा फर्क हम समझेंगे। पहले क्लास 11th में अभी तक हम सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन निकाल रहे थे कि क्या था, एक सेट ए था एक सेट बी था, और हम ऐसे करके सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन निकाल रहे थे। हाँ या ना, यस या नो निकाल रहे थे। और हम निकालते थे ए क्रॉस बी, ऐसे निकालते थे, यही हम निकाल रहे थे। तो क्लास 12th में क्या है, क्लास 12th में भी यही है, क्लास 12th में भी यही है। लेकिन छोटा सा फर्क क्या है, देखो समझ लो। मैं एक बार मैं चाहता हूं आप इस लाइन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, आपको तुरंत समझ आ जाएगा है क्या। मैंने कहा कि क्लास 11th में दो सेट्स होते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी दो सेट्स होते हैं जिनके बीच में हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्लास 12th में आ जाएंगे, जैसे ही हम क्लास 12th में आ जाएंगे, तो एक बात ध्यान रखना कि यहां पर हम सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकालेंगे। यहां पर हमारे पास एक सेट होगा ए बी सी वॉटेवर कुछ भी, और हम उसी का रिलेशन उसी के साथ निकालेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन ऑन सेट ए। क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। तो क्या लिखा है कि क्लास 12th में हम लोग सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकालेंगे कि 1 4 5 से कनेक्ट हो गया, 2 4 से कनेक्ट हो गया, 3 6 से कनेक्ट हो गया। तो व्हेन देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, जब हम सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन निकालते हैं तो उसको हम लोग रिलेशन ऑन सेट ए कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। तो अगर एग्जाम में कहीं लिखा होता है ना कि लेट, अगर एग्जाम में लिखा हो कि भाई लेट सेट ए, हमारे पास कुछ दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि आर क्या है, आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए, तो इसका मतलब कि सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ ही निकल रहा है। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक मैं समझता हूं आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए देखिए जरा। तो बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहां तक समझ लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स प्लीज आप मुझे लिख दो ताकि मैं आपके डाउट्स को समझ सकूं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकालेंगे। सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकालेंगे। देखिए जरा एक बार। पता है बच्चे एक दिन क्या हुआ, मैं एक बात बताता हूं। एक दिन कमेंट आया और उसमें ये लिखा कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि लोग स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को ही पढ़ के समझा देते हैं, इसमें नया क्या है। आप एक बात बताओ, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो क्या इतना सब कुछ लिख के रखना पॉसिबल है? तो मुझे नहीं मालूम किसका कमेंट था, बट समझना चाहिए इस बात को कि हम जब तक आपके लिए कंटेंट रेडी नहीं करेंगे तो हम समझाना भी और आपको डायग्राम भी दिखाना, ये सब कैसे पॉसिबल है? तो अंडरस्टूड वाली बात है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज पहले से लिख रखी है उसी को हमने पढ़ दिया, अरे इसे भी तो हमने लिखा है, ये कौन सा कहीं से हम चोरी करके लाए हैं? समझ लो बात को। तो आपको क्या करना है, ये कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया और उसमें हम आपको चीजों को क्लियर करेंगे। तो आपका ध्यान पढ़ने और समझने पे होना चाहिए, बाकी ये फालतू चीजों में दिमाग आप बिल्कुल मत रखो। चलिए सबसे पहला रिलेशन क्या है, सबसे पहला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है। लेकिन उससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे आइडेंटिटी रिलेशन। बेटा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, एक जैसा। एक आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि सेट ए जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या मतलब, समझ नहीं आया?
मैंने ये कहा कि आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जब सेट ए के सारे एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेट होते हैं, मतलब कि मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, मुझे दूसरे से मतलब ही नहीं है। दैट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब एक ऐसा रिलेशन जब दोनों ही एलिमेंट्स सेम होते हैं, और वो सेट ए को बिलोंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? आइडेंटिटी रिलेशन। नहीं समझ आया? एक बार मैं समझा देता हूं। मान लीजिए मुझे एक रिलेशन क्रिएट करना है। मैंने क्या करा, मैंने 1 का 1 के साथ क्रिएट कर दिया, 2 का 2 के साथ कर दिया और 3 का 3 के साथ कर दिया। तो मेरा रिलेशन क्या बना? बेटा? मेरा रिलेशन बन गया 1 का 1 1, 2 2 और 3 3। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, कोई नई चीज नहीं पढ़ाई मैंने आज। 9th और 10th में क्या पढ़ा था? डाइस के बारे में पढ़ा था। 9th और 10th में हम लोगों ने डाइस के बारे में पढ़ा था ना, कि अगर हम पे दो डाइस हैं, एक मेरे साथ में डाई है, एक मेरे साथ में डाई है, और मैंने उसको साथ में फेंक दिया, एक साथ मैंने थ्रो कर दिया, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं भाई? हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 आ जाए। तो जो ये 1 1 2 2 3 3 जो होता था, ये वही है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। बस इसको आज हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं कि होता क्या है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा हो, सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर अपने आप से ही रिलेट कर रहा है, किसी और से रिलेट नहीं कर रहा है, तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आप देख पा रहे हो ना कि जो यहां पर है, आप देख पा रहे हो कि जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट यहां भी है, जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट यहां पे ही है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि रिलेशन और सेट ए क्या होता है? वो डबलेट्स होते हैं, ये डबलेट्स हैं, समझ रहे हो बात को? जितना यहां है उतना ही यहाँ है। तो जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेट करेगा, तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। मैं बार बार इस बात को चिल्ला चिल्ला के नहीं समझाऊंगा, मैं समझता हूं आप समझ गए कि जब, एक बार मैं और बता देता हूं कि ये सेट देखो, एक सेट ये है, एक सेट ये है, यहां पर सेट ए है, यहां भी सेट ए है, यहां पर x है, y है, z है, x है, y है, z है, क्योंकि सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन निकालना है। अगर x x को कनेक्ट कर रहा है, y y को कनेक्ट कर रहा है और z z को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज एन आइडेंटिटिकल आइडेंटिटी रिलेशन है ये। बात समझ आ गई होगी ना? चलिए, तो प्लीज वीडियो को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले रिलेशन पे। क्या पढ़ा है? आइडेंटिटी। क्या पढ़ा है इसमें? कि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है, और आइडेंटिटी रिलेशन में हमें सेट ए के डबलेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डबलेट्स मिलते हैं। इतनी बात हमारे को समझ आ गई है। आगे चलते हैं। चलिए, देखिए बेटा, अगला क्या है? अगला है रिफ्लेक्सिव। अगर मैं आर डी शर्मा को उठाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा डेफिनेशन, मैं ये नहीं कह रहा बच्चों, बात सुनना ध्यान से, मैं आर डी शर्मा की डेफिनेशन को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। आर डी शर्मा की डेफिनेशन को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इस डेफिनेशन में हल्का सा मॉडिफिकेशन किया है। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, a relation R on set A is said to be reflexive if every element should be related to itself and can be related to other as well. जब सेट ए का एलिमेंट अपने आप से तो रिलेट होना चाहिए, और वो दूसरे के साथ भी रिलेट कर जाए, उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मुझे अपने आप से तो मतलब है, बट मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनके पास ही जाके बैठता हूं, बात करता हूं, तो दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, इसी बात को ध्यान देते हैं।
अगर 1 1 से कनेक्ट हो रहा है, 2 2 से कनेक्ट हो रहा है और 3 3 से कनेक्ट हो रहा है, दैट इज एन आइडेंटिटी, दैट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर 1 2 से भी कनेक्ट हो जाए या 1 3 से भी कनेक्ट हो जाए तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं समझे बात, नहीं समझे तो बात समझो जरा, एक बार बात समझो, नहीं समझे तो। मैंने ये कहा एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहा जाता है कि ए या चलो ए छोड़ो, चलो ए छोड़ता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। मैं आपके सामने दो केस लिखता हूं, मैं आपके सामने रिलेशन 1 और रिलेशन 2 करके दो केस लिखता हूं। यहां मैंने क्या करा, यहां लिखा मैंने कि 1 जो है वो 1 से कनेक्ट कर रहा है, 2 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है और 3 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है और 3 3 से रिलेट कर रहा है। एज वेल इसके साथ साथ 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है और 1 3 से रिलेट भी कर रहा है। तो बेटा ये कौन सा रिलेशन है, ये है आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी। और ये वाला रिलेशन कौन सा हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ गई। तो क्या डेफिनेशन है कि अगर दो एलिमेंट्स, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट, मैं क्या बोल रहा हूं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होता है तो वो आइडेंटिटी है। और अगर सेट ए का अपना एलिमेंट अपने आप से तो रिलेट होना चाहिए, अपने आप से रिलेट होना चाहिए और वो दूसरे के साथ रिलेट हो जाए तो रिफ्लेक्सिव है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहां पर, कंडीशन ये है कि बेटा ये वाला पार्ट तो मैंडेटरी है, ये वाला पार्ट तो मैंडेटरी है रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव में ये वाला पार्ट तो मैंडेटरी है और ये ऑप्शनल है। ये क्या है बेटा, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। बात समझ आ गई, ऑप्शनल का मतलब हो या ना हो, समझ आ गई बात। तो यहां पर इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो क्या है, बात समझो। मैं इसको एक काम करता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं एक बार जरा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर डबलेट एंड आल्सो अदर ऑर्डर्ड पेयर। कि सेट ए के एलिमेंट अपने आप से रिलेट होंगे ही होंगे, अपने आप से रिलेट होंगे ही होंगे, एज वेल एज वो किसी और से रिलेट भी कर रहे होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। आ गया समझ, मुझे पक्का पता है तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो बात क्या है, बात समझते हैं, छोटी सी बात समझो। कंटेंट मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको अपना सिर्फ फोकस यहाँ डालना है, सिर्फ फोकस डालना है। वरना जो बच्चे कहते हैं ना 11 12 की मैथ हार्ड है, अरे बच्चों 11 12 की मैथ्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में जा रहे हैं जहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर बेसिक्स पता होता है तो आगे कोर्सेज में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ आ गई है। चलिए देखिए, चलिए देखिए बेटा, देखिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया। भाई मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों को आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव समझ आ गया है, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, एक बार चेक तो कर लूं क्या है क्या नहीं। मैंने कहा कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैंने कहा मेरे सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट ए है और सेट ए क्या है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। और हमें क्या करना है कि हमें एक रिलेशन क्रिएट करना है सेट ए का सेट ए के साथ ही। मैंने क्या लिखा था आपको पढ़ाते समय पढ़ाया था ना कि क्लास 12th में हम सेट ए का रिलेशन ए के साथ ही निकालेंगे और उसको हम बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए बोलेंगे। तो यहां पर बेटा, यहां पे यही बात वो कह रहा है आपसे, यहां पर वो यही बात आपसे कह रहा है कि देखिए जरा एक बार देखिए कि सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन क्रिएट करना है, सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन क्रिएट करना है। तरुण सर एक बार आप देखना जरा, आवाज़ प्रॉपर आ रही है। हाँ बच्चों, आवाज़ तो आ रही होगी ना सबको, हाँ ठीक है। चलिए, ऐसा लगा कुछ टेक्निकल इशू है कि शायद मैं बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं पहुँच रही है। चलिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है,
सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो ए का ए के साथ ही रिलेशन क्रिएट करना है। अब पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन ये है कि 1 1 2 2 3 3। क्या क्वेश्चन है? आपको मैंने 3 अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये आइडेंटिकल है या रिफ्लेक्सिव है या दोनों है। तो आप ये बताओ ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है बेटा? आप देख पा रहे हो पहले वाले में कि 1 जो है 1 को रिलेट कर रहा है, 2 जो है 2 को रिलेट कर रहा है, 3 जो है 3 को रिलेट कर रहा है। तो दैट इज, ये कौन सा रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन एक बात सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो। जब मैं आपको अभी पिछली स्लाइड पढ़ा रहा था तो वहां पे क्या लिखा था? हमारी एक बात वहां पे लिखा था कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने यहां पर आंसर लिख दिया 1%, अगर यहां पर किसी बच्चे ने आंसर लिख दिया कि इट इज आइडेंटिकल रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब इसके लिए मैं फिर दोबारा से आपको एक केस बना के दिखाता हूं। वो कह रहा है कि 1 1 के साथ रिलेट है, 2 2 के साथ रिलेट है, 3 3 के साथ रिलेटेड है, और 1 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है। 1 जो है वो 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो बताओ कौन सा रिलेशन है? मुझे पता है, रिफ्लेक्सिव। दिमाग में आ गया तुम्हारे? तो ये कौन सा है? ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। बेटा एक मिनट, जरा ड्राइंग पे मत जाना भाई, मतलब सॉरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है? थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभी। ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन बेटा नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेट होता है, रिफ्लेक्सिव में अपने आप से तो होना चाहिए, अपने आप से तो होना चाहिए, दैट इज अ मैंडेटरी। और किसी और के साथ रिलेट कर सकता है, दैट इज एन ऑप्शनल। बात समझ आ गई? तीसरे रिलेशन पे आ जाओ, तीसरे पे। ये क्या है? ये एम्प्टी रिलेशन है। ये क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी का मतलब जब दो सेट्स के बीच में किसी तरह का रिलेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं एम्प्टी। तो एम्प्टी रिलेशन के लिए आप आंसर क्या लिखेंगे? नाइदर आइडेंटिटी नॉर रिफ्लेक्सिव। ना तो ये एंटिटी है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। यहां तक बात समझ आ गई होगी? तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है? स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए। बच्चों क्लियर है यहां तक? चलिए एक मिनट। हाँ बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव के बारे में, और आज मैं लास्ट आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्रिक रिलेशन। आज पढ़ाऊंगा लास्ट सिमेट्रिक। सर ट्रांजिस्टिव तो रह गया, अरे मुझे मालूम है रह गया, लेकिन अगली क्लास में कराएंगे ताकि आप लोगों को पहले यहां तक पढ़ने का मौका मिले। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is said to be symmetric if AB belongs to R and BA belongs to R for all A and B belongs to A। सर मैथ्स की भाषा में मत बोला करो, सिंपल भाषा में बोलते हो यार, समझ आता है, दिमाग में भी आता है, ठीक है? ये तो किताब में भी लिखा है, ये तो किताब में भी लिखा है। अरे आप इजी लैंग्वेज समझा दो तभी तो हम यहाँ पर हैं। चलिए यहीं पे बात करते हैं। क्या कह रहा है वो आपसे? ये कह रहा है कि हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं सेट ए का ए के साथ, और उसको सिमेट्रिक तब कहा जा सकता है कि अगर 1 2 को रिलेट कर रहा है तो 2 भी 1 को रिलेट करना चाहिए। क्या कह रहा है वो रिलेशन में वो ये कह रहा है कि अगर ए बी के साथ रिलेट हो रहा है तो बी को भी ए के साथ रिलेट होना होगा, बी को भी ए के साथ रिलेट होना होगा। उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 2 को रिलेट कर रहा है तो 2 भी 1 को रिलेट कर रहा है, 2 भी 1 को रिलेट कर रहा है।
तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। चेक कर लो, क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो मैं समझता हूं आइडेंटिकल समझ आ गया, मैं समझता हूं रिफ्लेक्सिव समझ आ गया, मैं समझता हूं सिमेट्रिक भी समझ आ गया। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक बार हल्का सा गो थ्रू हम कर लेते हैं, हल्का सा गो थ्रू कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से रिलेशन पढ़े और फर्क समझ लेते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की कहानी क्या थी? क्या कहानी थी? कि वहां का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए, वो क्या करेगा? वो सिर्फ अपने आप से ही रिलेट करेगा, किसी और से रिलेट नहीं करेगा। फिर मैंने आपको बोला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब यह है कि वो अपने आप से तो रिलेट करेगा ही करेगा, अपने आप से, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वो अपने आप से तो रिलेट करेगा ही करेगा, लेकिन वो किसी और के साथ भी रिलेट कर सकता है। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव। और अगला हमने पढ़ा आज सिमेट्रिक। क्या पढ़ा हमने? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोला मैंने आपको कि अगर सेट ए, अगर एलिमेंट ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी को भी ए को रिलेट करना होगा सिमेट्रिक प्रूफ होने के लिए। तो मैं समझता हूं आपको आइडेंटिटी समझ आ गया, रिफ्लेक्सिव समझ आ गया, सिमेट्रिक भी समझ आ गया। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है आपसे करने के लिए, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अपनी बात पे हम आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, देखो बच्चों, कुछ सही दिख रहा है ना? क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप चाहो तो अपने आप को एनरोल कर सकते हो। क्योंकि देखो साहिल सर आपकी मैथ्स और अकाउंट्स की जिम्मेदारी तो लेके बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि आजकल मैं थोड़ा 1 वीक से मैं मैथ्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। बेटा चिंता मत करो, जितने मेरे अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, जितने मेरे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, बेटा अकाउंट्स पे वीडियो आने वाली है, आने वाली है, बेफिक्र रहो। एक टॉपिक चल रहा था जिसकी वजह से मैं रिलेशन फंक्शंस पे चल रहा था। लेकिन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो गया है मैराथन बैच, नया बैच स्टार्ट हो गया है, मैराथन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जहां पर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का नया बैच स्टार्ट कर दिया है, बच्चों ने एनरोल करना स्टार्ट कर दिया है। और उसकी मनी एंड बैंकिंग पे हमारे तरुण सर ने वीडियोस भी डाल दी हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आज किस पर? नीलकमल कोचिंग क्लास यूट्यूब पे सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर मेरी वीडियोस भी मिलेंगी और सर की मिलेंगी। लेकिन लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है यार, देखो करना है ये सब्सक्राइब तो, ठीक है। तो अब क्या करना है कि देखो नया बैच स्टार्ट हो गया है, तो एक बार तरुण सर आ रहे हैं जरा, ठीक है। हमारे तरुण सर से आप बात कर लीजिए, तरुण सर आपको बता देंगे बैच कब से स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है। तो तरुण सर आ जाइए, बात करिए एक बार बच्चों से। 1 मिनट जरा बच्चों। हेलो बच्चों, तो बैच स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए मैंने। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बीएसटी ये सब आपको यहाँ मिलेगा। अकाउंट्स और मैथ तो सर पढ़ा ही रहे हैं, बीएस और इकोनॉमिक्स की जिम्मेदारी मेरी है। बैच शुरू हो गया है। मनी एंड बैंकिंग के लिए मैंने क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दी हैं प्लेलिस्ट पे, ठीक है। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। बस करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारी मोटिवेशन को डेवलप करो, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं अब मैनेजमेंट की क्लासेस भी शुरू करूँगा, बीएसटी की क्लासेस भी शुरू करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। और 9th 10th 11th 12th हर एक तरह के सब्जेक्ट्स, हर एक क्लास आपको बिल्कुल ईजी, पेड अप क्लासेस भी आपको बिल्कुल ईजीली मिल जाएंगी नीलकमल कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। अगर आप कोई ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीलकमल कोचिंग क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक। तो साहिल सर, थैंक यू तरुण सर। तो बच्चों जैसे सर ने अभी आपको बताया कि हम आपको ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हमसे स्पेशली क्लास लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था भी है,
ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए हम आपको अपना नंबर बता देते हैं। क्या नंबर है? 7042371073। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे पास स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल है जो कि आपका 100% सिलेबस तो कवर करता ही करता है, और उसके साथ साथ हम आपको उसमें अपनी वीडियो सीरीज भी दे रहे हैं, अपना स्टडी मटेरियल भी उसको हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे को इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ताकि हम आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सके, आपकी गाइडेंस कर सके। तो फिलहाल आज हम क्या करते हैं अब हम, बहुत होगी ना बातें आज बच्चों, 1 मिनट, जरा 1 मिनट, ठीक है। आज होगी बहुत सारी बातें, मेरे बच्चों ने आज मुझे बहुत समय दे दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, बाय बाय कहते हैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।